हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर। आज के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम अपने पार्टिसिपल्स का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे और ये हमारे थ्योरी का लास्ट पार्ट है पार्टिसिपल्स को लेकर। अब देखिए, पार्टिसिपल्स के बारे में मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में यानी पार्ट 1 में आपको थोड़ी जानकारी दी थी और इंट्रोडक्शन दिया था। आज इस पार्ट में हम पार्टिसिपल्स के कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। अब आपको पता है पार्टिसिपल को आप वर्ब की आईएनजी फॉर्म से डिनोट करते हो और आपको ये भी पता है कि जिरेंड भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म से डिनोट होता है। दोनों में अंतर मैं आपको बता देता हूँ। पार्टिसिपल जो होता है एज अ एडजेक्टिव यूज़ किया जाता है और जिरेंड एज अ नाउन यूज़ किया जाता है सेंटेंस के अंदर। अब एक और बात को ध्यान रखना है कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म केवल प्रेजेंट पार्टिसिपल में यूज़ की जाती है, राइट। प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात करें हम, तभी आप वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज़ करेंगे, यानी वर्ब की आईएनजी फॉर्म। लेकिन अगर आप पास्ट पार्टिसिपल की बात करेंगे तो पास्ट पार्टिसिपल में वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ करी जाती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करी जाती है। अब इन्हीं को लेके हम किस तरीके से पार्टिसिपल का सेंटेंस में यूज़ करते हैं, क्या पार्टिसिपल्स के रूल होते हैं, उनकी प्लेसमेंट क्या होती है और एग्जाम में हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जब भी हम पार्टिसिपल्स के क्वेश्चंस को डील करें, और जो पॉइंट ऑफ एरर है वो क्या है, किस जगह पर एग्जामिनर हमें फंसा सकता है क्वेश्चन को लेकर, इन बातों को भी हमें ध्यान में रखना है पार्टिसिपल को पढ़ते टाइम। और एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है? जो भी हमारे नाउन की यानी जो हमारे सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की विशेषता बताता है उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं, और जो कि पार्टिसिपल का प्राइमरी यूज़ होता है। लेकिन आपको मैंने ये भी बताया था पार्टिसिपल एज अ मेन वर्ब कब काम करती? जब उसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब आए, राइट। जैसे इज एमआर हो गया, वॉज वर हो गया। और वर्ब की थर्ड फॉर्म कब यूज़ होगी एज अ मेन वर्ब? जब वो पैसिव फॉर्म में यूज़ की जाए, राइट, या फिर वो परफेक्ट टेंसेस में यूज़ की जाए। इन बातों को हमने लेक्चर 1 में सीखा था। अब हम उससे आगे बढ़ते हैं। नाउ रूल नंबर 1, द एक्टिव फॉर्म ऑफ पार्टिसिपल्स। तो सबसे पहले हम किन बातों के बारे में बात करते हैं? जो हमारे पार्टिसिपल्स की एक्टिव फॉर्म्स होती हैं, यानी पार्टिसिपल को जब आप एक्टिवली यूज़ करते हो, जैसे वर्ब की आईएनजी फॉर्म हो गया, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये मैं प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं एक्टिव यूज़ बता रहा हूँ पास्ट पार्टिसिपल का। आर यूज्ड व्हेन द सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ द एक्शन। अब ये एक्टिव फॉर्म कब यूज़ करा जाता है? देखिए यहाँ पर ऐसे याद रखिए, एक्टिव फॉर्म कब यूज़ किया जाता है? जब सब्जेक्ट क्या हो? डूअर हो। डूअर हो किसका? एक्शन का। बिल्कुल राइट, इस बारे में आपको ध्यान देना है। पैसिव फॉर्म अगर हम बात करें, पैसिव फॉर्म कब यूज़ की जाती है? पैसिव फॉर्म पार्टिसिपल, यहाँ पर एक्टिव पैसिव वॉइस की बात नहीं कर रहे, एक्टिव फॉर्म पार्टिसिपल की और पैसिव फॉर्म पार्टिसिपल की कब यूज़ की जाती है? जब एक्शन डन बाय या एक्शन डन टू द सब्जेक्ट, यानी कोई काम सब्जेक्ट के ऊपर किया गया है, राइट, ना कि सब्जेक्ट के द्वारा किया गया। दोनों में फ़र्क समझिए। किसी काम को सब्जेक्ट करता है और किसी काम को सब्जेक्ट के ऊपर किया जाता है, राइट। वर्क एक्शन इज डन टू द सब्जेक्ट रेदर देन डन बाय द ऑब्जेक्ट और डन बाय द सब्जेक्ट। इस बात को आप ध्यान रखना है। तो पैसिव फॉर्म क्या होती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म, बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये इसका पैसिवली यूज है। अब एग्जांपल से समझते हैं। एक्टिव पार्टिसिपल, जैसे अगर वर्ब की आईएनजी फॉर्म रहे तो ये क्या इंडिकेशन करता है? जब आप प्रेजेंट पार्टिसिपल में वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज़ करोगे और इसको एक्टिवली यूज़ करोगे तो क्या इंडिकेट करेगा? ये किसी ऑनगोइंग एक्शन के बारे में बात करेगा जो सब्जेक्ट परफॉर्म कर रहा है, यानी ऐसा एक्शन जो अभी वर्तमान में चल रहा है और वो किसके द्वारा? कर्ता के द्वारा किया जा रहा है, यानी सब्जेक्ट के द्वारा किया जा रहा है, सब्जेक्ट परफॉर्म कर रहा है। एग्जाम्पल, वॉचिंग द सनसेट मारिया फेल्ट एट पीस, यानी मारिया क्या कर रही है? मारिया इज़ द वन, मारिया ही सन को देख रही है, तो यहाँ पर वॉचिंग द सनसेट आ गया, तो ये हमने पार्टिसिपल को यूज़ करा है वॉचिंग। मारिया ही सन को देख रही है और उसको क्या उससे महसूस हो रहा है? उसको उससे जो शांति है वो मिल रही है, राइट। तो वॉचिंग क्या? मारिया इज़ द वन वॉचिंग द सनसेट। तो यहाँ पर हमने इसको एक्टिवली यूज़ करा है पार्टिसिपल को, प्रेजेंट पार्टिसिपल को। अगर हम परफेक्ट पार्टिसिपल यूज़ करें, यानी हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करेगा कि कोई भी जो एक्शन है, द एक्शन दैट वाज कंप्लीटेड बिफोर अनदर एक्शन टुक प्लेस। फॉर एग्जांपल, एक एक्शन हुआ, यहाँ पर समाप्त हो गया और दूसरा एक्शन हुआ, तो एक एक्शन समाप्त होने के बाद दूसरा एक्शन, या ये कहें तो दूसरे एक्शन के शुरू होने से पहले हमारा एक एक्शन खत्म हो गया, उस कंडीशन में हम क्या यूज़ करेंगे?
perfect participle. The subject of the main clause is usually the one that perform the earlier action. तो जो भी subject होगा main clause का वो कौन होगा, जिसने वो action पहले कर लिया. Example से समझते हैं. देखिए, having finished his work, अब किसने काम खत्म किया? जॉन ही है जिसने अपना काम खत्म किया. जॉन फिनिश्ड हिज वर्क. जॉन ही है जिसने अपना काम खत्म करा है. अब जब ये जॉन ने अपना होमवर्क खत्म कर लिया, देखिए जॉन ने जब अपना होमवर्क खत्म कर लिया, यानी होमवर्क HW लिख देते हैं, जब ये एक्शन हो गया तो इसके बाद क्या एक्शन किया जॉन ने? वेंट आउट टू प्ले. उसके बाद ही तो जॉन खेलने के लिए गया है. तो ये आपने खुद भी महसूस किया है या खुद भी आप करते रहे होंगे अपने स्कूल टाइम में. तो आपके पेरेंट्स क्या बोलते हैं कि आप अपना काम ख़त्म करो, तब जाके आप टीवी देखना, तब जाके आप खेलना, तब और कुछ अलग जो भी करना आप करो, पहले अपना होमवर्क ख़त्म करो. यही कंडीशन है. तो होमवर्क कौन ख़त्म करेगा? आप. उसके बाद क्या होगी एक्टिविटी आपकी? खेलने जाओगे आप, टीवी देखोगे. तो एक एक्टिविटी ख़त्म होने के बाद जब दूसरी एक्टिविटी परफॉर्म होती है तो हम क्या यूज़ करते हैं? परफेक्ट पार्टिसिपल. हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क जॉन वेंट आउट टू प्ले. यानी पहले ये काम ख़त्म हुआ होगा, उसके बाद ये. तो जो मेन क्लॉज में जो हमारा सब्जेक्ट होता है, इस मेन क्लॉज क्या? जॉन वेंट आउट टू प्ले, सब्जेक्ट है जॉन. तो जो अर्लियर एक्शन किया होता है, जो अर्लियर एक्शन किया जाता है, वो भी उसी सब्जेक्ट के द्वारा किया जाता है जो हमारे मेन क्लॉज में होता है. आपको ये समझ में आया यहाँ पर? नाउ पैसिव पार्टिसिपल्स का यूज़ देखते हैं अब हम. अगर हम पैसिव पार्टिसिपल में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करें, यानी इट इंडिकेट्स दैट सब्जेक्ट हैज़ बीन अफेक्टेड बाय द एक्शन. अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की जा रही है पैसिव में, पैसिव पार्टिसिपल में, तो ये क्या इंडिकेट करता है कि जो सब्जेक्ट है अफेक्टेड. देखिए एक होता है इफेक्ट, राइट. इफेक्ट जो होता है ये होता है नाउन, याद रखेंगे. और जो अफेक्ट होता है ये होता है वर्ब, राइट. तो होमवर्क में आपको दोनों के डिफरेंस बताना है क्या होता है, राइट. सो ये आपके लिए होमवर्क है, इफेक्ट और अफेक्ट. मैंने आपको इतना बता दिया. इनके पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? एक नाउन है और एक वर्ब है. देखिए जब भी आप वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव फॉर्म में यूज़ करोगे, यानी पास्ट पार्टिसिपल को अगर आप पैसिव फॉर्म में यूज़ करोगे, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो सब्जेक्ट है वो एक्शन के द्वारा अफेक्ट हुआ है. ये राइट, सब्जेक्ट हैज़ बीन अफेक्टेड बाय द एक्शन. एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं. इंट्रीग्यूड बाय द मिस्ट्री शी डिसाइडेड टू रीड द बुक. देखिए अब मिस्ट्री ने उसको इंट्रीग्यूड किया. अब ये किससे इफेक्ट हुई? ये मिस्ट्री से ही तो इफेक्ट हुई है, और उसके लिए एक वर्ड हमने यूज़ किया है इंट्रीग्यूड, राइट. सो उसने, मतलब मान लीजिए ऐसा होता है, आपको सस्पेंस हुआ, किसी चीज़ को सस्पेंस हुआ और आपको लगा कि यार अब वो देखना चाहिए, डॉक्यूमेंट्री देखनी चाहिए, वो बुक पढ़नी चाहिए. तो यानी आपको अफेक्ट किसने किया? उस एक घटना ने, उस एक मिस्ट्री ने, या उस एक किसी भी बात ने. और उसके बाद आपने क्या करा? उसके बाद आपने दूसरा एक्शन परफॉर्म किया. तो यहाँ पर जो इंट्रीग्यूड किया है किसके द्वारा हुई है? मिस्ट्री के द्वारा इंट्रीग्यूड हुई है. कौन? शी, जिसके बारे में हमारा मेन क्लॉज में बात हो रही है. शी डिसाइडेड टू रीड द बुक. तो ये होता है हमारा पास्ट पार्टिसिपल का पैसिव फॉर्म, राइट. अगर हम बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म करें तो ये इंडिकेट करता है ऑन गोइंग पैसिव एक्शन को. किसको इंडिकेट करेगा? ऑन गोइंग पैसिव एक्शन को. एग्जाम्पल समझते हैं. बीइंग क्वेश्चन बाय द पुलिस ही फेल्ट नर्वस. अब इससे क्वेश्चन किसने पूछे गए, राइट. किससे देखिए क्वेश्चन किसके द्वारा पूछे गए? पुलिस के द्वारा पूछे गए. किसको पूछे गए? एग्जैक्टली जो नर्वस हुआ उसी को पूछे गए. अब यहाँ पर ही को हम दे देते हैं, राइट. ही को हम दे देते हैं राहुल. बीइंग क्वेश्चन बाय द पुलिस राहुल फेल्ट नर्वस. क्वेश्चन किससे पूछे गए? राहुल से. किसने पूछे? पुलिस से. नर्वस कौन हुआ? राहुल, राइट. सो ही वॉज द ओनली बीइंग क्वेश्चन बाय द पुलिस. तो वो वही है, राहुल ही है. यहाँ लिख देता हूँ मैं राहुल. राहुल वॉज द वन बीइंग क्वेश्चन बाय द पुलिस. तो राहुल से ही क्वेश्चंस पूछे गए, राइट. तो ये होता है हमारा बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी ये इंडिकेट करता है ऑन गोइंग पैसिव एक्शंस को, राइट. नाउ हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर आप यूज़ करो, यानी परफेक्ट पैसिव पार्टिसिपल को यूज़ करो, तो ये क्या करता है? दिस इंडिकेट एन एक्शन दैट हैड बीन डन टू द सब्जेक्ट बिफोर अनदर एक्शन टेक प्लेस. यानी ये ऐसे एक्शन को इंडिकेट करता है, राइट, जो ऑलरेडी हो चुका है, हैड बीन डन टू द सब्जेक्ट, राइट, बिफोर अनदर
टुक प्लेस, तो एक होने से पहले, दूसरा शुरू होने से पहले पहला जो एक्शन है वो हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल, हैविंग बीन वार्न्ड अबाउट द स्टॉर्म, यानी पहले ही उनको स्टॉर्म के बारे में वार्न करा दिया गया है। वी डिसाइडेड टू स्टोर इंडोर, हम, इसका मतलब क्या है कि किसी ने उनको क्या करा, वार्न करा, राइट किसको करा, वी, हम यूज़ हो रहा है, तो हमको किसी ने स्टॉर्म, तूफान के बारे में वार्न करा, उसके बाद भी क्या डिसीजन लिया, यहाँ पर रुकने का। तो यानी इनको किसी के द्वारा जानकारी दी गई है, तो यहाँ पर यही बोला गया है, एक्शन दैट हैड बीन डन टू द सब्जेक्ट, ऐसा एक्शन जो सब्जेक्ट को लेकर किया गया है। और वो क्या एक्शन किया गया था, वॉर्न किया गया था किसी और के द्वारा। तो यहाँ पर जो वॉर्न जो एक्शन है ना, ये किसी और के द्वारा किया जा रहा है, और किस पे किया जा रहा है, हम पे। और उसके बाद हमने क्या एक्शन किया, हमने यहाँ पर रुकने का एक्शन किया, तो ये हैविंग बीन प्लस इसका पैसिव फॉर्म हो गया। नाउ फर्स्ट रूल आपको क्लियर हुआ किस तरीके से यूज करना है। नाउ रूल नंबर 2, द प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल कौन से हो गए, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और बीइंग प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म जो होती है, बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इज ऑफन यूज्ड टू डिस्क्राइब द एक्शन दैट अकर करंटली। देखिए ध्यान से देखना है इसको, कि जब हम प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज करते हैं तो ये कैसे यूज करते हैं, ये हम डिस्क्राइब करते हैं किसी भी एक्शंस को दैट अकर करंटली विद द मेन एक्शन, यानी एक एक्शन दूसरा जो मेन एक्शन के साथ हो रहा है, या दो एक्शंस जिनके बीच में जो टाइम डिफरेंस है बहुत नेग्लिजिबल है, और एक और कंडीशन है दोनों सीक्वेंसली एक दूसरे को फॉलो करें। देखो 3 कंडीशन, क्या, ये हो गया मेन एक्शन। अगर कंडीशन नंबर 1, प्रेजेंट पार्टिसिपल कब यूज होगा, मेन एक्शन हो रहा है, इसके साथ कॉन्करेंटली मतलब इसी के साथ पैरेलली कोई दूसरा एक्शन भी हो रहा है, राइट, अदर एक्शन। नाउ दूसरा, एक एक्शन हुआ, उसके तुरंत बाद दूसरा एक्शन हुआ, मैं इसको बोल देता हूँ A1, एक्शन 1, और अब A2 हो रहा है, एक्शन 2। इनके बीच में जो टाइम डिफरेंस है, राइट, अब डेल्टा क्या दे देता हूँ, दोनों के बीच में टाइम डिफरेंस नियरली 0, राइट, इसका मतलब हो जाएगा नियरली 0, नॉट इक्वल टू 0, मतलब ऑलमोस्ट 0। तीसरी कंडीशन और देखिए, थर्ड कंडीशन, अब क्या है, व्हेन दे फॉलो अ स्पेसिफिक सीक्वेंस, यानी एक एक्शन हुआ, फिर दूसरा हुआ, फिर एक हुआ, फिर दूसरा हुआ, तो यानी 1 2 1 2। तो इस तरीके से अगर कोई सीक्वेंस फॉलो कर रहे हैं तो इन तीनों कंडीशंस में हम क्या यूज़ कर सकते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, राइट, ये चीज़ आपको यहाँ से क्लियर हुई। द बीइंग प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म स्पेसिफिकली डिनोट्स एन ऑनगोइंग पैसिव एक्शन, तो ये किसको डिनोट करेगी, बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जो ऑनगोइंग पैसिव एक्शन है उसको डिनोट करेगी। नाउ तो प्रेजेंट पार्टिसिपल्स के कुछ डिफरेंट यूजेस हैं जो हमने रूल 2 में पढ़े, अब हम उनको दोबारा क्लियर कर लेते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी वर्ब की आईएनजी फॉर्म इंडिकेट क्या करता है, कॉनकरेंट एक्शंस, यानी ऐसे जो एक्शंस, 2 एक्शंस, द मेन वर्ब एंड द पार्टिसिपल वर्ब हैपन एट द सेम टाइम। फॉर एग्जाम्पल देखिए, पार्टिसिपल वर्ब का मतलब क्या है, जो सिर्फ वी प्लस आईएनजी फॉर्म में आएगा, और मेन वर्ब क्या है, जो हमारे मेन क्लॉज यानी जो हमारे सब्जेक्ट के साथ जो मेन वर्ब आएगी उसकी बात हो रही है। जैसे लिसनिंग टू म्यूजिक शी कंप्लीटेड हर वर्क, जब उसने अपना काम कंप्लीट किया था उस वक्त वो गाने भी सुन रही थी, राइट। तो ऐसा होता है, आप लोग भी करते हो, मैथ्स पढ़ रहे हो और साथ में गाने सुन रहे हो, तो वो ऐसा नहीं करना चाहिए, उससे हमारी कंसंट्रेशन ख़राब होती है। याद रखिए, जब भी आप पढ़ाई कर रहे हो सिर्फ पढ़ाई करो, ध्यान इधर उधर मत रखो, एक काम करो, फिर उसके बाद आराम से म्यूज़िक सुनो। पढ़ते हुए म्यूज़िक मत सुनो, उससे फोकस ख़राब होता है, राइट, क्योंकि म्यूज़िक में जो हमारे सॉन्ग्स होते हैं ना, उसमें वर्ड होते हैं, जब आप वर्ड सुनोगे, शब्दों को सुनोगे, उससे आपका माइंड डाइवर्ट हो जाता है। तो इसीलिए अगर आपको पढ़ते हुए, अगर आपको अच्छे से पढ़ना है तो सिर्फ पढ़ाई करो, म्यूज़िक नहीं। सो शी वॉज लिसनिंग टू म्यूज़िक, राइट। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, इसी को मैं यहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। सपोज़ वो 5 से या एक काम करें, 5 से 7 बजे के बीच उसने पढ़ाई करी, राइट। सो इस टाइम पे इन्होंने क्या करा, होमवर्क किया, और इसी टाइम पे ये क्या कर रहे हैं, लिसनिंग म्यूज़िक, और गाना भी इसी वक्त सुन रहे हैं, लिसनिंग म्यूज़िक। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, यानी होमवर्क भी कंप्लीट किया, म्यूज़िक भी सुन लिया। यानी जब ये होमवर्क का एक्शन हो रहा था, एक्शन चल रहा था पैरेलली, कॉन्करेंटली, इसके साथ कौन सा एक्शन चल रहा था, गाने सुनने का।
यहाँ तक आपको क्लियर हुआ, ये चीज़ समझ में आई। लिसनिंग टू म्यूजिक शी कंप्लीटेड हर होमवर्क, यानी शी वॉज लिसनिंग टू म्यूजिक वाइल शी कंप्लीटेड हर होमवर्क। नाउ अब क्या इंडिकेट अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप और अ सीक्वेंस, राइट। अब आगे बढ़ते हैं हम। अब ये एक और क्या इंडिकेट करता है, ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को इंडिकेट करता है या सीक्वेंस को इंडिकेट करता है। फॉर एग्जाम्पल, वन एक्शन डायरेक्टली लीड्स टू और कॉज अनदर, यानी एक एक्शन के बाद दूसरा एक्शन, यानी अगर ये एक्शन हुआ है तो इसके फलस्वरूप ये वाला एक्शन भी होगा, यानी इसके रिजल्ट के अकॉर्डिंग, यानी इसका होना इसके रिजल्ट के ऊपर डिपेंड करता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल, एग्ज़ाम आप अच्छे से पढ़ते हो, तो अगर आपने अच्छे से पढ़ाई करी तो आपका एग्ज़ाम में क्लियर होना पक्का है, यानी आपका एग्ज़ाम क्लियर होना पक्का है, यानी इस एक्शन के ऊपर इसका रिजल्ट, यानी इसके रिजल्ट के ऊपर या इस एक्शन के ऊपर दूसरे एक्शन का होना डिपेंड करता है, तो उसको हम बोलते हैं कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप या सीक्वेंस। फीलिंग टायर्ड ही डिसाइड टू गो टू बेड अर्ली, बिकॉज वो टायर्ड फील कर रहा था, वो थका हुआ महसूस कर रहा था, इसी वजह से वो जल्दी सोने चला गया, राइट। फीलिंग टायर्ड ही डिसाइडेड टू गो टू बेड अर्ली, वो थका हुआ महसूस कर रहा था, इसीलिए वो बेड पे जल्दी सोने चला गया, क्योंकि इस एक्शन के बाद ये एक्शन हुआ है। ये याद रखेंगे आप, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। अगर हम बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं, यानी इंडिकेट्स एन ऑन गोइंग पैसिव एक्शन, तो मैंने आपको बताया था बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म स्टार्टिंग के रूल नंबर 2 के स्टार्टिंग में ही ये इंडिकेट करता है ऑन गोइंग पैसिव एक्शन को, यानी इसका मतलब क्या है, एन एक्शन दैट इज करेंटली हैपनिंग टू द सब्जेक्ट, यानी ऐसा एक्शन जो सब्जेक्ट के साथ हो रहा है, अभी भी हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, द हाउस इज बीइंग पेंटेड बाय द वर्कर्स, यानी द पेंटिंग इज करंटली हैपनिंग, जो पेंटिंग हो रही है ना वो अभी भी हो रही है, एंड द हाउस इज रिसिप्टेंट ऑफ द एक्शन। अब देखिए, इसको ध्यान से समझिए, ये हाउस है, राइट, ये आपका हाउस हो गया, ये डोर हो गया, सपोज ये हाउस हो गया। अब इसको पेंट किया जा रहा है, अब पेंट कौन हो रहा है, पेंट यानी पेंट के एक्शन को रिसीव कौन कर रहा है, हाउस, हाउस ही को तो पेंट किया जा रहा है। अब उसको रिसीव कौन कर रहा है, उस रेसिपिएंट कौन हुआ, बेनिफिशियरी कौन हुआ, हाउस हुआ। और ये पेंट किन के द्वारा किया जा रहा है, वर्कर्स के द्वारा किया जा रहा है, और हाउस पेंट किया जा रहा है, तो यानी ये पैसिव यूज़ हो रहा है। बाय प्लस, देखिए बाय प्लस डूअर आप जब भी लिखते हो ना, बाय प्लस डूअर, तो ये पैसिव यूज़ होता है, तो इज बीइंग पेंटेड बाय द वर्कर्स, राइट। सो ये आपका बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूजेस हो गया। नाउ रूल नंबर 3, अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ पार्टिसिपल पे। पार्टिसिपल फ्रेजेस ऑफन प्रोवाइड एन एडिशनल इन्फॉर्मेशन और कॉन्टेक्स्ट रेदर देन द सर्विंग द मेन क्लॉज इन अ सेंटेंस। अब ये क्या बात है, इसको ज़रा ध्यान से सोचिए, ये बहुत डिटेल वाली बात हो गई है यहाँ पर। सबसे पहले सेंटेंस से यहाँ पर हम कुछ वर्ड्स को हाईलाइट कर लेते हैं, पार्टिसिपल फ्रेजेस, राइट, सेंटेंस, मेन क्लॉज, यही आपको थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड्स लग रहे हैं। अब सेंटेंस से डील करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज सेंटेंस। हमने जब लेक्चर अपना इंग्लिश का सिलेबस स्टार्ट किया था तो इनिशियली क्लासेस में हमने सेंटेंस के बारे में पढ़ा था। सेंटेंस क्या होता है, लॉजिकली और ग्रामेटिकली अरेंजमेंट्स ऑफ वर्ड विच कन्वे अ लॉजिकल और मीनिंगफुल मीनिंग, यानी ऐसा अरेंजमेंट वर्ड्स का जो लॉजिकल हो, ग्रामेटिकल हो, और उस अरेंजमेंट से क्या होगा, लॉजिकल मीनिंग आएगा, और एक लॉजिकल मीनिंग कन्वे होगा वो वर्ड्स का अरेंजमेंट, यानी उन वर्ड्स के अरेंजमेंट से एक लॉजिकल मीनिंग कन्वे होगा आपको। और वो अरेंजमेंट कैसा होना चाहिए, लॉजिकली भी करेक्ट होना चाहिए और ग्रामेटिकली भी करेक्ट होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। अब ज़रा यहाँ पर ध्यान से देखिए, तो उस पूरी बात से हमने क्या सीखा था, सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट नहीं तो एक कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट नहीं होगा तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, अब ये जो कॉम्प्लीमेंट नहीं होगा तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कौन होता है, नाउन होता है, यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट के तौर पे एडजेक्टिव भी होता है, लेकिन बहरहाल हम किस बात पे ध्यान देते हैं, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ये जो होता है ना, ये अपने आप में एक मीनिंग कन्वे कर देगा सेंटेंस, यानी ये इनके सीक्वेंस को हम एक सेंटेंस बोल सकते हैं। कभी कभार ऑब्जेक्ट भी नहीं होता है, सब्जेक्ट और वर्ब भी इनफ हो जाते हैं, लेकिन हम ऑब्जेक्ट को भी इंक्लूड लेके चल रहे हैं, तो ये अपने आप में एक मीनिंग कन्वे कर देगा।
अगर मैंने यहाँ पर इनके साथ पार्टिसिपल फ्रेज यूज कर लिया, देखिए अगर मैं यहाँ पर पार्टिसिपल फ्रेज यूज कर लूँ, राइट, पार्टिसिपल, इसको आप क्या करेंगे, पार्टिसिपल, राइट। अगर आप यहाँ पर ये इसी तरीके से, राइट, इसको आप ठीक करेंगे, पार्टिसिपल, राइट। पार्टिसिपल अगर आप यहाँ पर फ्रेज यूज करें, अब पार्टिसिपल फ्रेज का मतलब क्या है, यानी पार्टिसिपल के साथ कोई और भी वर्ड हो सकता है। देखिए अगर आपने पार्टिसिपल फ्रेज यहाँ पर यूज करा, अब इससे क्या होगा, ये इसमें सेंटेंस में एडिशनल मीनिंग प्रोवाइड कर देगा, एडिशनल इंफॉर्मेशन दे देगा, लेकिन इंडिपेंडेंट कोई मीनिंग नहीं दे पाएगा। यानी पार्टिसिपल फ्रेज को अगर आप सेंटेंस के साथ रख दोगे तो एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, नो डाउट, उसी कॉन्टेक्स्ट के ऊपर जिस कॉन्टेक्स्ट के बारे में हमारा क्या है, सेंटेंस बताया जा रहा है, जिस कॉन्टेक्स्ट को लेकर हमने सेंटेंस लिखा है उसमें एडिशनल मीनिंग मिल जाएगा। लेकिन अगर आप पार्टिसिपल फ्रेज को अलग से लेके चलेंगे उसमें कोई मीनिंग मिलेगा, नो, उसमें कोई भी अलग से मीनिंग कन्वे आपको नहीं होगा, राइट। सो मेन जो मीनिंग होता है वो आपका कौन देता है, सेंटेंस, लेकिन एडिशनली मीनिंग देने के लिए आप पार्टिसिपल फ्रेज को यूज़ करते हो। फॉर एग्जाम्पल मेन सेंटेंस स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया, एज आई मैंशन दैट कि सब्जेक्ट होता है हमारा, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा या क्वालिफायर होगा, तो ये हमारा क्या हो जाता है, मेन सेंटेंस हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल शी सब्जेक्ट हो गया, रीड, अब देखिए शी आ गया सिंगुलर, राइट, तो यहाँ पर रीड नहीं होगा, एरर फाइंड करना है आपको। ये मत सोचिए कि मैंने आपको अगर एग्जाम्पल दे दिया तो बिल्कुल ठीक दूंगा, नहीं, आपको एरर फाइंड करना है, राइट। यही तरीका होता है। देखिए इंग्लिश ऐसे ही सीखी जाती है, आप वन लाइन में इंग्लिश कभी नहीं सीख सकते, वन गो में इंग्लिश कभी नहीं सीख सकते, आपको लिंक करना रहेगा। तो बीच बीच में एग्जांपल्स को ध्यान दीजिएगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग को मैं टेस्ट करता हूँ। शी हमारा क्या होता है, सिंगुलर, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ कैसी वर्ब आती है, सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब। तो हमेशा याद रखिएगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आती है। तो ये आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट होता है। अगर मैं आपको यहाँ बोल दूँ शी रीड द बुक, आपने भी लिख दिया शी रीड द बुक, गलत हो जाएगा, आपको चेक करते रहना है। क्यों, क्योंकि यहाँ से ही आपके ऐसे ही प्रैक्टिस होगी और ऐसे ही आपके जो कॉन्सेप्ट है वो डेवलप होंगे। तो सी यहाँ पर क्या हो गया, सिंगुलर सब्जेक्ट, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए सब्जेक्ट, और ये रीड्स क्या हो गया, सिंगुलर वर्ब, वर्ब, और ये रीड क्या कर रही हैं, इस रीड वर्ब का क्या हो गया, बुक, ऑब्जेक्ट, राइट। सी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये एक सेंटेंस बन गया। अब आगे देखिए पार्टिसिपल फ्रेज अब क्या होता है। अब देखिए मैंने आपको एक एक वर्ड बता दिया ना, सेंटेंस बता दिया, अब देखिए नाउ अब पार्टिसिपल फ्रेजेस के बारे में पढ़ते हैं। देखिए लास्ट बार मैंने आपको बताया सेंटेंस स्ट्रक्चर को लेके बता दिया, तो ये सेंटेंस का क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए। अब पार्टिसिपल्स फ्रेजेस क्या होते हैं। देखिए पार्टिसिपल जो होता है, अभी हमने डिस्कस किया था कि प्रेजेंट पार्टिसिपल्स भी होते हैं, पास्ट पार्टिसिपल भी होते हैं। तो यहाँ पर पार्टिसिपल का मतलब क्या है कि ये दोनों प्रेजेंट भी कंटेन करेगा और पास्ट पार्टिसिपल्स भी कंटेन करेगा, और ये जो एक्स्ट्रा डिटेल देगा हमें सिचुएशन को लेके, एक्शन को लेके या उस पर्टिकुलर पर्सन को लेके, राइट। तो कभी हमें बुक के बारे में इंफॉर्मेशन हो जाएगी, कभी सब्जेक्ट के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन हो जाएगी, कभी एक्शन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन हो जाएगी। कौन सा एक्शन, जो सब्जेक्ट के द्वारा किया जा रहा है। दे डोंट स्टैंड अलोन एज ए इंडिपेंडेंट क्लॉज, मैंने आपको बताया था अलोन नहीं होंगे क्योंकि इनका अपना खुद का मीनिंग नहीं होता, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन देने के लिए आते हैं, इनका खुद का एग्जिस्टेंस नहीं है, राइट। खुद अपने आप में ये पूरक नहीं है, ये सिर्फ दूसरों को हेल्प करेंगे उनके मीनिंग को ज़्यादा क्वालिफाई करने में, राइट। क्वालिफाई का मतलब है उसको ज़्यादा एडजेक्टिफाई करेंगे, राइट, बट रेदर गिव डेप्थ और बैकग्राउंड टू द मेन क्लॉज। यानी खुद का तो मीनिंग नहीं है, लेकिन मेन क्लॉज, मेन सेंटेंस में ज़्यादा गहराई और आपको बैकग्राउंड यानी उससे रिलेटेड चीज़ें आपको बताएंगी, राइट। अब एग्जाम्पल देखते हैं। Enjoying the warm sunlight, she reads the book. Again, error फाइंड करना है आपको, रीड नहीं होगा, रीड्स होगा, राइट। अब यहाँ पर देखिए मेन कॉन्सेप्ट, enjoying क्या हो गया, ये हमारा हो गया पार्टिसिपल,
द वार्म सनलाइट, यानी कैसी सनलाइट है, बिल्कुल अब सर्दी का मौसम है, वो अब फॉर एग्जांपल कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग तो वो सर्दी के मौसम में सनलाइट को एंजॉय करते हुए बुक पढ़ती है। सो यहाँ पर जो बात हो रही है, इस पूरे रेफरेंस की बात हो रही है, रीडिंग ऑफ द बुक की बात जो हो रही है, वो अब उसको लेके थोड़ा और डिटेल में इन्होंने दे दिया। देखिए, शी राइट्स द बुक, इसका मतलब क्या है कि वह बुक पढ़ती है, ये अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है। एंजॉइंग द वार्म सनलाइट, अगर मैं इसको सिर्फ सिंगली रखूँ, इसका मतलब क्या कि सनलाइट को एंजॉय करना। अब या क्या ये अपने आप में एक कंप्लीट मीनिंग हुआ? नहीं हुआ। लेकिन जब मैं ये बोल रहा हूँ एंजॉइंग द वार्म सनलाइट शी रीड्स द बुक, इसका मतलब क्या हुआ कि ये एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया जा रही है कि वो किस तरीके से बुक पढ़ रही है। इन विच शी रीड द बुक, अगेन एरर फाइंड करो आप, राइट। अब पास्ट पार्टिसिपल का यूज देखिए, टॉर्न फ्रॉम इट्स स्पाइन द बुक वॉज स्टिल रीडेबल। देखिए, द बुक वॉज स्टिल रीडेबल, जो बुक थी वो रीडेबल थी, वो पढ़ने लायक थी। अब बताइए यहाँ पर टॉर्न फ्रॉम इट्स स्पाइन, इसका मतलब क्या है? यानी बहुत बुरी तरीके से फटे होने के बावजूद, जैसे किताबें जो होती है मान लो इस तरीके से थी, वो यहाँ से जहाँ से वो पेज थी वही गायब था, वहाँ से ख़राब थी, मतलब बाइंडिंग ठीक नहीं थी। तो वही बता रहा है, बुक की कंडीशन को लेके बात हुई है। लेकिन क्या ये मैं सिंपली लिख दूँ ट्रॉन फ्रॉम इट्स स्पाइन, तो क्या ये अपने आप में कंप्लीट मीनिंग है? बिल्कुल नहीं, नहीं है कंप्लीट। द बुक वॉज स्टिल रीडेबल, बुक जो बुक है जिसके बारे में चर्चा हो रही है वो पढ़ने लायक थी, क्या ये अपने आप में मीनिंग है? बिल्कुल, ये अपने आप में कंप्लीट मीनिंग है। लेकिन यहाँ पर हमने एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया है, ट्रॉन फ्रॉम इट्स स्पाइन गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट द कंडीशन ऑफ द बुक। तो ये किसके बारे में बताया गया है? ये बुक की कंडीशन के बारे में बताया गया है। तो रोल क्या है हमारा पार्टिसिपल फ्रेजेस का कि ये डिस्क्रिप्शन देता है। अभी हमने बता दिया कैसे डिस्क्रिप्शन देता है, ये डिटेल में मेकिंग द इमेजिनरी और कॉन्टेक्स्ट क्लियर, रीडर को, जो हमारा जो रीडर है ये उसको क्लियरिटी देगा कॉन्टेक्स्ट को लेकर और डिटेल में बताएगा, राइट। ये एडवांस यूज़ है पार्टिसिपल्स के, आपको अच्छे से समझना है और अच्छे से याद रखना है इन चीज़ों को। टेम्पोरल सीक्वेंस, इसका मतलब क्या है कि ये इवेंट्स, यानी सीक्वेंस का मतलब क्या है, एक घटना के बाद दूसरी घटना हुई और उसके बाद और आगे की कोई घटना हुई और ऐसे कोई एक्शंस हैं, इनके बीच में सीक्वेंस को बताता है। हैविंग फिनिश्ड हर डिनर शी बिगन टू रीड, यानी अपना डिनर ख़त्म करने के बाद उसने पढ़ा था, किताब को पढ़ा था या कुछ हो गया, किताब को पढ़ना शुरू किया था, राइट। तो कब हुआ था? जब ये डिनर ख़त्म कर लिया, यानी डिनर का एक्शन कंप्लीट होने के बाद पढ़ने का एक्शन हुआ था। इस तरीके से कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप का मतलब क्या है कि एक रीज़न यानी इस कंडीशन की वजह से दूसरे कंडीशन का होना। ये देखिए एक्शन 1 हो गया, एक्शन 2, अगर एक्शन 1 नहीं होता तो 2 भी नहीं होता। अगर वो टायर्ड नहीं होता तो वो रेस्ट करने का डिसाइड ही नहीं करता, या तो वो किसी और काम को कंटिन्यू करता। तो यानी जो टायर्ड होना जो एक्शन 1 है उसके ऊपर डिपेंड करता है एक्शन 2, इसको हम बोलते हैं कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, ये आप याद रखेंगे, राइट। सो इस पूरी बात को समराइज कर देते हैं हम लोग। जब भी आप मेन क्लॉज लिखोगे यानी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट या उसका कॉम्प्लीमेंट या क्वालिफायर लिखोगे, ये आपका मेन सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है। तो ये प्राइमरी मैसेज देता है, राइट। जैसे प्राइमरी मैसेज हो गया, एक्शन बता देगा। और लेकिन जो पार्टिसिपल फ्रेजेस होते हैं ये एम्बेलिश, ये क्या करते हैं, ये मेन मैसेज में एडिशनल इन्फॉर्मेशन को ऐड करते हैं या कॉन्टेक्स्ट में एडिशनल इन्फॉर्मेशन देते हैं। दीज फ्रेजेस इन्हांस द रिचनेस ऑफ द सेंटेंस, तो ये सेंटेंस की रिचनेस को बढ़ा देते हैं, ये सेंटेंस के डिटेल को पढ़ाएंगे, ये इन्फॉर्मेशन को बढ़ा देंगे और कन्वे करेंगे सबटेलिटीज दैट माइट अदरवाइज बी लेफ्ट आउट, राइट। तो जो चीज़ें छूट चुकी होती हैं उनको ये कन्वे करते हैं, राइट। नाउ सेकेंड, When we have one subject performing multiple actions, अगर हमारा, ये हम स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, अगर हमारा एक सब्जेक्ट मल्टीपल एक्शंस को परफॉर्म करता है और वो एक्शंस हमारे सीक्वेंस में चलते हैं और साइमल्टेनियसली यानी एक के बाद एक इवेंट हो रहा होता है, सो जो हमारे पार्टिसिपल्स होते हैं उनका यहाँ पर काम आता है। जो पार्टिसिपल्स होते हैं वो इफ़िशिएंटली, वो अच्छी तरीके से हमारे एक्शंस को
रिप्रेजेंट करेंगे सीक्वेंस में यानी एक्सप्रेस दीज एक्शंस विदाउट रिपीटिंग द सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट को बार बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सेम सब्जेक्ट ही, देखिए एक सब्जेक्ट हुआ ए जो है हमारा बी एक्शन कर रहा है, सी एक्शन कर रहा है, डी एक्शन कर रहा है। बार बार ये थोड़ी ना लिखोगे ए ने बी काम किया, ए ने सी काम किया, ए ने डी काम किया। अब ए ने ही बी और सी डी काम किए, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम पार्टिसिपल्स का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर साइमल्टेनियस एक्शन हो, जैन वॉज डांसिंग, जैन वॉज सिंगिंग, जैन जो है वो डांस भी कर रही है, वो सिंगिंग भी कर रही है, ये हो गया बिना पार्टिसिपल की यूज़। डांसिंग, जैन वॉज सिंगिंग, देखिए डांसिंग सिंपल आपने पार्टिसिपल यूज़ कर दिया, यानी डांसिंग करते हुए जैन गा भी रही थी, दोनों काम लिख दिए। यहाँ आप लग रहे थे जैन जो है वो डांस कर रही थी, जैन गाना गा रही थी, यहाँ पर हो गया डांसिंग के साथ जैन गाना गा रही थी। तो पार्टिसिपल्स का आप यूज़ देख रहे हो, आपने बार बार सब्जेक्ट को नहीं लिया, एक ही सब्जेक्ट से आपने दोनों एक्शंस को करा दिया। इन द अबव एग्जाम्पल, ये मैंने आपको समझा दिया, जो डांसिंग है वो और जो सिंगिंग है वो दोनों वर्ड्स थी, लेकिन डांसिंग को हमने पार्टिसिपल की तरह यूज़ कर लिया क्योंकि सेम टाइम पे दोनों इवेंट चल रहे थे। अब सीक्वेंस ऑफ एक्शन का मतलब है शी फिनिश्ड हर होमवर्क, शी वेंट टू बेड, अपना होमवर्क ख़त्म करने के बाद वो बेड पे गए। अब ज़रा ध्यान से देखिए, फिनिश्ड वर्ब हो गया, सब्जेक्ट हो गया, शी अगेन सब्जेक्ट हो गया, वेंट वर्ब हो गया। अब ये दोनों काम एक ही तो सब्जेक्ट कर रहा है, पार्टिसिपल लेके आइए और एक ही सब्जेक्ट से काम दोनों काम कराइए। हैविंग फिनिश्ड हर होमवर्क, तो हमने यहाँ पर क्या यूज़ किया, पार्टिसिपल्स। कैसे यूज़ किया, पैसिवली यूज़ कर लिया, शी वेंट टू बेड। तो यहाँ पर दोनों काम किसके द्वारा किए जा रहे हैं, सेम सब्जेक्ट के द्वारा, लेकिन इसको हमने कैसे यूज़ किया, पार्टिसिपल, हमने इसको पार्टिसिपल के तरीके से यूज़ कर लिया, राइट। सो यहाँ पर परफेक्ट पार्टिसिपल यूज़ करा हमने, हैविंग फिनिश्ड यूज़ करा और इंडिकेट क्या करा कि उसने अपना होमवर्क ख़त्म करने के बाद वो दूसरा एक्शन हुआ बेड पे जाने का, राइट। और डिस्क्रिप्टिव एक्शन यानी विदाउट पार्टिसिपल कैसे लिखोगे, द मैन वॉज एंग्री, द मैन शाउटेड। अब वो एंग्री था तभी तो उसने शाउट किया, राइट। शाउट होने का रीज़न क्या था, एंग्री का, सो एंग्री द मैन शाउटेड। तो ये मैन ही है जो एंग्री है और यही मैन है जो शाउट कर रहा है, तो इसीलिए पार्टिसिपल के साथ हमने एक वर्ड को रख कर दिया अकेला, राइट। नाउ पार्टिसिपल एंग्री हमने क्या कर दिया, ड्राइव फ्रॉम वर्ड एंगर, एंगर से हम एंग्री ले आए और जो हमने यहाँ पर एडजेक्टिव की तरह यूज़ कर दिया, और शाउटेड जो है हमने एज अ वर्ब यूज़ कर दिया। पार्टिसिपल्स कैन बी यूज्ड एक्सप्रेस एक्शंस और स्टेट्स दैट आर रिलेटेड टू सीक्वेंस और कैजुअलिटी। तो इसका मतलब क्या है कि जो पार्टिसिपल्स होते हैं ना हमारे, वो हम एक्सप्रेस करते हैं एक्शंस को और स्टेट्स को जो हमारे सीक्वेंस या कैजुअलिटी में रिलेटेड हों। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम सीक्वेंसली एक्शंस को देखें, यानी एक्शंस जो सीक्वेंस में हो रहे हैं, एक के बाद एक हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, यानी सीक्वेंस में हो रहे हैं, यानी पार्टिसिपल फ्रेजेस कैन डिस्क्राइब एक्शंस दैट अकर वन आफ्टर अनदर। अगर कोई वन आफ्टर वन अनदर हो रहा है उसको हम सीक्वेंसली कहते हैं। तो पार्टिसिपल में हम किस तरीके से यूज़ करेंगे, फिनिशिंग हर कॉफ़ी, शी ग्रैब्ड हर बैग एंड लेफ्ट। अब देखिए सीक्वेंस, कॉफ़ी को ख़त्म किया, बैग को ग्रैब किया और चल दिए, सीक्वेंस। तो अब हमने क्या यूज़ करा, पार्टिसिपल, फिनिशिंग हर कॉफ़ी, पहले कॉफ़ी को किसने ख़त्म किया, शी, सेम सब्जेक्ट ने, ग्रैब्ड वर्ब आ गया, क्या हुआ, ग्रैब्ड किया वर्ब, और एंड हमने यहाँ पर देखिए एंड लेफ्ट, यहाँ पर एक वर्ब है सिर्फ लेफ्ट, और इसको हमने किससे जोड़ दिया, एंड से, एंड शी लेफ्ट, राइट। तो शी हमने यहाँ पर कॉमन ले लिया, एंड यहाँ पर क्या है, कंजंक्शन, राइट। तो देखिए एक ही सब्जेक्ट लिया और उससे तीन एक्शन करा दिया, कॉफ़ी भी ख़त्म करा लिया, बैग को भी ग्रैब किया और शी लेफ्ट, वो चली भी गई। तो फिनिशिंग हर कॉफ़ी हो गया, राइट, प्रीसीड्स द एक्शन ऑफ ग्रैबिंग हर बैग एंड लीविंग, उससे पहले हमारे क्या हो गया, राइट। नाउ अब कैजुअलिटी का मतलब क्या है कि रीज़न की, किसी रिजल्ट और रिलेशनशिप के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, पार्टिसिपल्स। तो पार्टिसिपल फ्रेजेस क्या होते हैं, हमें डिस्क्राइब करते हैं रीज़न फॉर अनदर एक्शन, या किसी दूसरे एक्शन या दूसरे स्टेट के होने का रीज़न हमें पार्टिसिपल्स बताते हैं। यानी फीलिंग टायर्ड ही डिसाइड टू गो टू बेड अर्ली, उसने क्यों डिसाइड किया बेड पे जल्दी सोने का, यानी उसने जल्दी सोने का क्यों डिसाइड किया, उसके पीछे का रीज़न हमने किसने दिया, पार्टिसिपल ने, फीलिंग टायर्ड। तो देखिए एक ही एग्जाम्पल को मल्टीपल तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है पार्टिसिपल, राइट, ये याद करना है, राइट, ये चीज़ समझने की चीज़ है। नाउ परफेक्ट पार्टिसिपल फॉर सीक्वेंस एंड कैजुअलिटी, अगर देखें हमारी कोई सीक्वेंस और कैजुअलिटी हो रही है, राइट,
कॉजुअलिटी हो रही है तो उनके लिए हमें क्या यूज़ करना है, परफेक्ट पार्टिसिपल्स। तो परफेक्ट पार्टिसिपल्स का मतलब क्या होता है, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कैन बी यूज टू एक्सप्रेस बोथ सीक्वेंस और एक्शंस, और कैजुअलिटी को एक्सप्रेस करता है। यानी हैविंग मिस्ड द बस शी हैड टू वॉक होम। तो सीक्वेंस क्या है कि पहले उसने बस को मिस किया, उसके बाद वो घर के लिए पैदल, अकेले पैदल गई। यानी मिसिंग द बस से, देखिए मिसिंग द बस पहले हुआ एक्शन किससे, वॉकिंग होम, एंड इज द रीजन हैड टू वॉक, और यही रीजन है, मिसिंग द बस ही रीजन है उसके घर जाने का, राइट। सो ये होता है हमारे रिलेशनशिप, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, राइट। सो रूल नंबर 4 हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर हम अपने इस लेक्चर को एंड करते हैं। तो रूल नंबर 4 इज लास्ट है हमारा, कि मिसमैच या डैंगलिंग ऑफ पार्टिसिपल क्या होता है, ये हम अपने लास्ट यानी पार्टिसिपल्स का लास्ट जो लेक्चर है उसमें हम इसको डिस्कस करते हैं। यहाँ तक जो हमने पार्टिसिपल्स का स्टैंडर्ड यूज़ पढ़ा है, इसको आप अच्छे से पढ़िए, समझिए। इसके बाद हम जब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तो वहाँ से आपको और ज़्यादा क्लियरिटी होगी। तो आज की क्लास को हम यहीं एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।